ओके। अच्छा, धमाकेदार हो रहा है। चलो मजे करो। इतना ज्यादा लोड लेके मत पढ़ो यार। देखो मैं वही बताती हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स को, कीप चिल। ओके, चिल मार के पढ़ो। ऐसे तुम ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो एक तो उल्टा तुम और स्ट्रेस में जाके जो याद है वो भी तुम बेकार कर दोगे। ठीक है, तो हमेशा ना पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, याद रखो चीजों को, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो। बट तो कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब पूरी सुकून चैन सब गवा देते हैं इसके चक्कर में। ऐसे भी मत करो। ठीक है, ये एंड ऑफ द वो नहीं है, अर्थ नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। तो बेटा हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं अभी। मैं पढ़ा रही थी आपके जूनियर्स को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके निकले डाउट्स बहुत ज्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एग्जैक्टली टाइम पे ज्वाइन करी हूँ। ओके, सो एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बेटा आज की क्लास में हमको ये किसी भी हालत में खत्म करना है, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। मैं आपको बताऊं इस चैप्टर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक मिनट। ओके, मुझे पानी पीने का टाइम नहीं मिला था। चलो, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन शुरू करते हैं हम लोग। अरे किधर गया? हाँ, तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे बोथ आर रियली नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा 11th क्लास का, वहां पे लिखा है ओके, ग्रोथ एंड आपका जो बॉडी में ग्रोथ होता है, जो रिप्रोडक्शन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। मतलब जब ग्रोथ हो रहा है, आपका ग्रोथ होने का मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है। जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वहां पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर एक्सक्लूडिंग। मतलब वहां पे वो होता है, वो अलग से होता है प्रोसेस। तुम ये पढ़ो, ठीक है, आपको शायद याद होगा। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ऑलराइट, तो अब आपको क्या देखना है बेटा, सेल साइकिल किसको कहते हैं? ओके, सेल साइकिल इज अ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल। मतलब एक सेल की जीवन, पूरी जीवन की कथा है सेल साइकिल। ठीक है, तो अब ये सेल क्या करेगा, सेल का काम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट काम। सेल ना डीएनए को सिंथेसाइज करता है या फिर रेप्लिकेट करता है। ओके, ग्रो करता है ताकि उसके डॉटर सेल्स बने। देखो बेटा, हम ह्यूमंस का क्या उद्देश्य है? मतलब मैं अगर आपको छोड़ दूं, अब इस जमाने के लोगों को छोड़ दो, तुम पुराने जमाने के लोगों की बात लो। जैसे जो पुराने लोग थे ना, एंसेस्ट्रल, उनका काम क्या होता था? शिकार करो, खाओ, कहानियां सुनो, कहानियां बताओ, देन सो जाओ। फिर दूसरे दिन उठो, शिकार पे जाओ, कुछ मिला। उनको होता क्या था, कभी कभार शिकार मिल जाता था, कभी कभार मिलता नहीं था। तो वो उनके उस टाइप के लाइफस्टाइल के साथ वो अडिक्टेड थे। ओके, उसके साथ वो अडिक्टेड नहीं कह सकते, अडेप्टेड थे। ठीक है, तो वो बेसिक नीड है हर इंसान की। बट अब तो छोड़ो, हम क्या कह सकते हैं? अब तो बोलेंगे नहीं मैम, इतना सब कुछ बदल गया है, मुझे रिच बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है, बिल गेट्स का बेटा बनना था, नहीं बन सका शे। ऐसे होते हैं, है ना? तो बट एक सेल की इतनी सब रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं अच्छे से हेल्दी रहूं, मैं ग्रो करूं, डीएनए को रेप्लिकेट करूं, एंड देन डॉटर सेल्स बनाऊं। ठीक है, सिर्फ इतनी बेसिक नीड्स होती हैं एक सेल की। तो आप जब देखते हो सेल में, तो यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म। ओके, हर ऑर्गेनिज्म में बेटा सेल साइकिल जो का जो ड्यूरेशन है वो बदलता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लेता है एक सेल साइकिल करने के लिए। ओके, ह्यूमन सेल में। तो इसीलिए आपने देखा होगा, ओके, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे बॉडी में अगर कुछ भी वूंड हो गया या फिर रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वही मैं आपको ले लूं इकोलाइन, इकोलाइन में तो 20 मिनट में पूरा दूसरा जनरेशन आ जाता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन से तीसरा जनरेशन। मतलब इसने पड़पोता, पड़पड़ का पोता, पड़पड़ का नवासा सबको देखा होता है। आपको पता हो ना, पड़ नवासे, पड़पोते, तो ये सारे देख लिए होते हैं। कौन? ईस्ट और इकोलाइन। क्यों? जनरेशन तो 20-20 मिनट में बन रहे हैं। ईस्ट में 90 मिनट्स में बन रहा है, इक्वल में 20 मिनट में। याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन सेल का सेल साइकिल 24 आवर्स, ईस्ट में
90 मिनट्स, E. coli 20 मिनट्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो सेल डिवीजन जो है ना बेटा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इट इज, ओके। कुछ टाइप का सेल डिवीजन को हम लेबाइल कहते हैं। लेबाइल क्या है, वेयर सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, सेल्स ना डिवाइड होते रहते हैं, जैसे स्किन के सेल्स, ओके। आप देखो आपके बॉडी में डेड स्किन सेल्स निकलते रहते हैं, आप नहाते जाओ, अब जब वो करते हो ना स्क्रबिंग, आप स्क्रबिंग करते हो तो डेड स्किन सेल्स निकलते रहते हैं, ओके। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप अगर जिंदा हो, आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। तो लेबाइल कहते हैं इस टाइप के सेल डिवीजन को। तो स्टेबल होता है जहां पे सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड एट क्रूशियल टाइम्स, मतलब यूजुअली वहां पे डिवीजन नहीं देखते हो तुम, जब क्रूशियल टाइम आ जाता है तो उस टाइम पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी जैसे जान पे आ गई बात, अब डिवाइड करना है या फिर मरना है, डू और डाई सिचुएशन, उस टाइम पे ये क्या करेगा, चलो एबिलिटी ये बना लेता है अपने आप से, ठीक है। The cells will gain the ability to divide only at the scarcity of something या फिर in the crucial times, okay। Then permanent में क्या होता है, cells never divide, कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, चाहे वो सेल्स रप्चर हो जाए, बर्बाद हो जाए, टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, वो फिर ठीक से बनते नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स इसमें एक सच एग्जांपल है, तुम याद रखो, क्योंकि मसल सेल्स भी है ना बेटा, एक्चुअली मसल सेल्स भी अगर एक बार डैमेज हो गए तो वो नहीं बनते, ठीक है, बट होता है। लेकिन हमारे पास इतने मसल सेल्स हैं कि वो कभी भी कम नहीं होते, ठीक है। अब आपको मैं को एक बात बताती हूँ, अगर आपने किसी का एक्सीडेंट देखा होगा, किसी का एक्सीडेंट देखा होगा, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा, जैसे समझ लो एक पैर का एक्सीडेंट हो गया, ओके, नी के नीचे सारे मसल सेल्स रप्चर हो गए, ओके, सारे मसल सेल्स रप्चर हो गए, बोन दिख रहा है, इस टाइप का एक्सीडेंट। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, ये बताएगा, हाँ देखो पूरा बोन अभी ठीक ठाक है, हमको मसल्स का प्रॉब्लम है, पूरा यहाँ पे जख्म हो गया है, ठीक से नहीं हो पा रहा। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ मसल सेल्स थाई से निकालेंगे, कुछ कमर से निकालेंगे, कुछ यहाँ पीठ से निकालेंगे, सब जगह से निकाल निकाल के वो ठीक करके उसको कर देते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे होता है, बट न्यूरॉन्स ऐसे नहीं हो सकता, एक बार न्यूरॉन्स चले गए मतलब चले गए, जिंदगी में कभी भी तुम न्यूरॉन्स के साथ पंगा नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं जब तुम गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट पहन के चलाओ, ठीक है, ऑलराइट। तो न्यूरॉन्स के साथ पंगा नहीं लेने का। अब देखा होगा आपने पैरालिसिस, तो पैरालिसिस में क्या होता है, कोई एक भी अगर न्यूरॉन ना फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं हुई, सेंसरी एंड देन मोटर नर्व सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करा, तो प्रॉब्लम हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, या फिर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, गजनी, वो भी होने के चांसेस है, ओके। कुछ ना कोरियन ड्रामा में, शायद कोई तो कोरियन ड्रामा में मैंने देखा था, ओके, उसको फेस रिकॉग्निशन करने का नहीं आता, मतलब सब ठीक है, स्मेल रिकॉग्नाइज करता है, उसको स्किन पे टच करो फील होता है, तुम खाओ तो टेस्ट पता चलता है, तो लेकिन उसको फेस रिकॉग्निशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्रेन का कोई एक पार्ट है वो फेस रिकॉग्नाइज करने वाला, वहां पे कुछ डैमेज हो गया तो नहीं हो सकता। अभी जो नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स में, अन्नपूर्णी, शायद आपने नहीं देखा होगा या फिर देखा भी होगा, तो उसमें बेचारी को टेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारा खेल है न्यूरॉन्स का, दे नेवर डिवाइड, ओके। एक बार गवा दिए तो गवा दिए बस। चलो, तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। आपको पता है न्यू सेल्स दे ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आपको पता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी पहले वाला जो फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था वो कैसे हुआ था, एवोल्यूशन पढ़ा है हमने, एवोल्यूशन में आपको पता है वहां पे केमिकल प्रोसेस हुई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, थंडर हुई, वो हुआ, ये हुआ, सब हो के फर्स्ट सेल बना, फिर वहां से सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, याद है या नहीं है, आई होप याद होगा, ठीक है। सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, तो सेल डिवीजन में मेनली 2 प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस, दूसरे को साइटोकाइनेसिस। कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस को आप डिवीजन के नाम पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन में बेटा इंटरफेज और एम फेज देख सकते हो तुम, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन में बेटा इंटरफेज और एम फेज होता है। इंटरफेज इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर एक्चुअल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन नहीं बता सकती मैं, न्यूक्लियर डिवीजन बोल सकती हूँ, ओके। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो एक्चुअली होता है एम फेज में, बट उसका जो प्रिपरेटरी फेज है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। अब इंटरफेज में G1 S G2 होता है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है, ठीक है।
तो कार्योकाइनेसिस मींस सिर्फ न्यूक्लियस का डिविजन होना। फर्स्ट इज इंटरफेस, फिर एम फेस। इंटरफेस में G1 S G2, एम फेस में पीमैट। ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो सेल्स बनाता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन भी तुम देख लो बेटा, माइटोसिस है, मायोसिस है, इसके अलावा बाइनरी फिशन जो आप प्रोकैरियोट्स में देख सकते हो। अब याद रखने वाली चीज क्या है बेटा, माइटोसिस है ना, आप हर कहीं पे देख सकते हो। एनी सेल, एवरी सेल आप माइटोसिस देखोगे। अब हम एनिमल्स हैं, आप वहां पे माइटोसिस आप हर सेल में देख सकते हो, जैसे रिपेयर करना, कोई वुंड हो गया। ओके, अब देखो आपने यहाँ पे कहीं तो कट हो गया, आपका स्किन नो थोड़ा सा कट हो गया, अब आपको वहां पे क्या होगा, रिपेयर होगी ना, थोड़ा 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 करके रिपेयर होते जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ओके, माइटोसिस अकर्स इन ऑल द सोमैटिक सेल्स। ओके, तो सोमैटिक सेल्स में होता है, बट मायोसिस इट हैपेंस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सिर्फ वहां पे मायोसिस होता है। तो मायोसिस होने का मतलब क्या है, वहां पे सेक्स सेल्स हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, या फिर वोवा या फिर स्पर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो माइटोसिस एंड मायोसिस में डिफरेंस। तो माइटोसिस इज अ एसेक्सुअल, मतलब सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सारे बॉडी के सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं बेटा, सिर्फ वही रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो अलग है, जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। ओके, फंक्शन क्या है माइटोसिस का, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, रिपेयर करना, चीजों को रिप्लेस करना। बट मायोसिस का सिर्फ गैमेट बनाना, दुल्हा बनाना और दुल्हन बनाना। मायोसिस का काम है क्या बनाना, दुल्हा और दुल्हन। ठीक है, दुल्हा दुल्हन दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चलो रिजल्ट्स। माइटोसिस में हमेशा दो डॉटर सेल्स आते हैं, मायोसिस में हमेशा चार डॉटर सेल्स आते हैं, और हमेशा चारों हैप्लॉइड होते हैं, याद रखो। माइटोसिस ना हैप्लॉइड भी हो सकता है। अरे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक मिनट रुको, ये गलत है, ये रेज नहीं हो रहा। अरे यहाँ पे टू एन नहीं, एन आना चाहिए। एक मिनट, ये मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, शायद बातों बातों में मैंने कभी तो लिख दिया होगा ये। चलो, तो अब जब हम मायोसिस देखते हैं ना, तो मायोसिस आपको पता है बेटा दो स्टेजेस का या फिर दो स्टेप्स का प्रोसेस है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में है वही सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में रहेगा, या वो हैप्लॉइड हो सकता है या फिर डिप्लॉइड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे देख लो, तुम यहाँ पे देख लो मायोसिस में अगर डिप्लॉइड पेरेंट है तो वो फर्स्ट क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, फिर हैप्लॉइड से चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अब जो फर्स्ट मायोसिस है वो रिडक्शनल है, एंड देन सेकेंड स्टेज ऑफ मायोसिस इज इक्वेशनल। तो मायोसिस में रिडक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में, दूसरे स्टेज में इक्वेशनल डिवीजन होता है, दोनों स्टेजेस मिला के एक मायोसिस होता है। ठीक है, हमेशा हैप्लॉइड सेल्स 4 होंगे एंड देन ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। ठीक है, याद रखो। चलो, हाँ, तो अभी मैंने जो बताया ना आपको, उसको मैंने यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, मेरे हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है। अब देखो सेल्स क्या होते हैं बेटा, सेल्स का काम क्या होता है, डिवाइड करना, एलोंगेट करना, मेच्योर करना, डेफिनेटली। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए ये टाइम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है जनरेशन टाइम लेता है। तो इसमें बेटा इंटरफेज और एमफेज आता है जो न्यूक्लियर डिविजन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस आप क्या देखते हो, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, एंड देन साइटोकाइनेसिस इज अ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज अ साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है। अब देखो इंटरफेस में G1 S G2 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है, आप देख सकते हो। G1 में तुम क्रोमोसोम नंबर पे ध्यान दो बेटे, तुम क्रोमोसोम नंबर पे ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस फेस में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होना मतलब प्लॉइडी इंक्रीज होना। व्हाट इज प्लॉइडी, प्लॉइडी इज अ क्रोमोसोम नंबर। बेटा कभी भी आप माइटोसिस देख रहे हो तो वहां पे जो होता है ना एस फेस में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है, वहां पे
क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, क्रोमोसोम का अमाउंट इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखो तुम, जीवन में क्या है आपके पास, एक क्रोमैटिड है, ये हैप्लॉइड है, दूसरा क्रोमैटिड है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जीवन है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिप्लॉइड है, या फिर आप एक एक ले लो तो हैप्लॉइड है, आप अगर इनको दोनों को ले लो तो ये डिप्लॉइड है। बेटा मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कहानी, ठीक है। सिर्फ ये है तो ये हैप्लॉइड है, ओके। आपको प्लॉइडी देखने के लिए सेंट्रोमियर देखना पड़ता है। अगर एक सेंट्रोमियर है तो वो हैप्लॉइड है, अगर दो सेंट्रोमियर है तो वो डिप्लॉइड है। क्रोमैटिड चाहे दो रहे या चार रहे, डजंट मैटर, सेंट्रोमियर हैज टू बी वन फॉर हैप्लॉइड एंड टू फॉर डिप्लॉइड, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होगा, डिप्लॉइड होगा ये, आप ऐसे भी लिख लो, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। मेरा पेन टैब ना गुम गया है, मतलब नॉट गुम गया है, खराब हो गया है। मैंने ऑनलाइन पे ऑर्डर किया है बेटा, अभी तक नहीं आ रहा, ये बेचारे माउस में वो काम कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पता नहीं कुछ डिले हो गया है, तो जस्ट जैसा आएगा पेन टैब में इजी से ये चीजें हो जाएंगी। ये डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया बेटा कि हैप्लॉइड के लिए सेंट्रोमियर का एक होना जरूरी है, चाहे क्रोमैटिड एक हो या दोनों हो, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक सिस्टर क्रोमैटिड है तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट सेंट्रोमियर एक होना चाहिए। अब एस फेस में क्या होता है, एस फेस में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। अब ये डिप्लॉइड है तो ये डिप्लॉइड ही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे दो क्रोमैटिड थे, अब यहाँ पे चार क्रोमैटिड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हुआ, बट प्लॉइडी रिमेन्स सेम, है ना। चलो, तो ये चीज तुम याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, ओके। तुम लिख के रख लो, आएंगे आएंगे आएंगे, इसके ऊपर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलो, अब एंटायर प्रोसेस इज सीक्वेंशियल, इसका मतलब है आप इस प्रोसेस को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मैम सेल का जो साइटोकाइनेसिस है मैं फर्स्ट करूंगा, इंटरफेज लास्ट में करूंगा, नहीं हो सकता। पहले इंटरफेज होना है, फिर एम फेज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। एंड बहुत सारे जो प्रोसेस है ये जेनेटिकली कंट्रोल होती है बहुत सारे एंजाइम्स से, ओके। तो एंजाइम्स मेनली जो सेल डिवीजन और सेल साइकिल में काम आती है, इनको हमने नेम दिया है बेटा, एक है साइक्लिन, दूसरे है एसडीके, ओके। तो एसडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, एंड फिर साइक्लिन। ये दो तुम याद रखो बेटा, इनका फंक्शन, ये कैसे काम करते हैं, इतना सब कुछ इतना दिमाग लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं पूछता बेटा, यूजुअली आपको ये सब नहीं पूछता, बस तुम एंजाइम के नाम याद रखो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में कौन से एंजाइम्स काम आते हैं, हेल्पफुल होते हैं ज्यादातर। तो जेनेटिकली जेनेटिकली की बात हो रही है, साइक्लिन एंड देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ठीक है। वहां पे रिकॉम्बिनेज आएगा मायोसिस में, वो वहां पे मैं जाके बताऊंगी आपको, ठीक है, वहां पे मैं जाके बताऊंगी। चलो, तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया चीजों का। अब तुम देखो इंटरफेस में, इंटरफेस में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया G1 S एंड देन G2, ठीक है। तो जीवन देखो तुम, ओके, जीवन देखो। तो जीवन में क्या हो रहा है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ओके, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है फेज। और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस हो रहा है। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्यों, क्या जरूरत है इतना प्रोटीन बनाने की, इतने सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करने की, सिंथेसाइज करने की। बेटा हम एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल बना रहे हैं। अब ये जो माइटोसिस होने वाली मदर सेल है, ये बिल्कुल पार्शियल नहीं है, ये इक्वालिटी में बिलीव करती है। तो ये क्या सोचेगी, मतलब जो सेल डिवाइड होने वाला है वो क्या सोचेगी कि मेरे दोनों बच्चों को इक्वल सेल ऑर्गेनेलिज जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाए, सेम नंबर ऑफ रिबोसोम जाए, सेम नंबर ऑफ प्रोटीन जाए। तो इसीलिए ये ना बढ़ाती है, ओके। मतलब एम फेस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बट यहाँ पे प्रिपरेशन तो चाहिए ना। साइटोप्लाज्म में जब चीजें हैं तभी तो, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो इक्वली डिवाइड होंगे, है ना। तो लॉन्गेस्ट फेज है, प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दो बन जाएंगे, तीन माइटोकॉन्ड्रिया है, चार बन जाएंगे। समझ आ रहा है, सेल साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सेल का साइज भी बढ़ जाता है। क्यों? चीजें बढ़ रही है ना, अभी एक से दो हो रहा है तो
बढ़ना लाजमी है, ठीक है। अब तुम आ जाओ एस फेज में। एस फेज में सबसे पहली चीज क्या हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन। आई ऑलवेज टेल यू द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, नॉट द नंबर ऑफ डीएनए। प्लॉइडी नहीं इंक्रीज होती, सिर्फ अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है। हिस्टोन का भी डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल तो आपने पढ़ा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, है ना न्यूक्लियोसोम मॉडल, मैंने ही पढ़ाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अगर याद नहीं है बोलेगे ना तो ऐसे पट्ट बोल के मारूंगी, भेजे भेजे पे, भेजा फिर बाहर निकल के पड़ेगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको डीएनए भी चाहिए, हिस्टोन्स चाहिए, फिर सेंट्रियोल चाहिए, बिल्कुल सेंट्रियोल चाहिए भाई। क्यों, अब आप मुझे पूछोगे मैम क्यों, क्या जरूरत है सेंट्रियोल की, मैं बोलूंगा मेरे सेल को सेंट्रियोल मत बनाओ, क्या जरूरी है, क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनना है ना। सेंट्रियोल से कौन बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूलिन, माइक्रोट्यूब्यूलिन स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, याद है। सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर अरेंज टू ईच अदर, ये एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं ऐसे। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, इसके अलावा ये एस्ट्रल रेस भी बनाते हैं ऐसे सराउंड करके। आपने देखा होगा डायग्राम्स में, माइटोसिस एंड मायोसिस में ऐसे सेंट्रियोल्स के आजू बाजू में ऐसे थोड़ा इल्यूमिनेटिंग लाइट जैसा दिखाता है, वो क्या है, वो एस्ट्रल रेज है, ठीक है। अभी सेंट्रियोल्स को स्पिंडल फाइबर्स बनाना है, स्पिंडल फाइबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर को अटैच होंगे। मैम काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमियर के अगल बगल में रहने वाला प्रोटीन, ठीक है, वो काइनेटोकोर है। चलो, तो एस फेस में डीएनए डुप्लीकेशन हो गया। अब आते हैं G2 फेस। अब क्या करना है, डुप्लीकेशन ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन है, विनय सर ने आपको पढ़ाया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, रिवीजन करवाया है, तो तुम मुझे बताओ अभी यहाँ पे कौन से दो ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। दो ऑर्गेनल के नाम बताओ जो सेमी ऑटोनोमस है, जिनके पास उनका खुद का डीएनए है। अब तो बता दो, कर्म करो, अब तो बता दो। उनके पास उनका पर्सनल डीएनए होता है, हाँ वेरी गुड पवन आनंद, शाबाश। एक ने तो बताया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल बेटा। इनको ना सॉरी क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थियरी ये फॉलो करते हैं। ओके, अगर टाइम होता तो मैं बताती, बट रिवीजन है तो मैं उसको हटा देती हूँ अभी, ठीक है। तो वो पुराने जमाने की कुछ कहानी है, बड़ा सा बैक्टीरिया था, छोटा सा बैक्टीरिया था, बड़ा ने छोटे को एनगल्फ कर लिया, बड़े ने सोचा कि मैं एनगल्फ कर रहा हूँ इसको, अभी डाइजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये काम में आएगा, तो इसको ऐसे ही रखा इसने, तो दोनों ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना ली। तो अब ये जो छोटा बैक्टीरिया था वो बन गया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों बहुत जरूरी है ना। आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो एनर्जी रिलीज करती है। तो ट्यूब्यूलिन की प्रोटीन सिंथेसिस भी होना जरूरी है। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्यों ट्यूब्यूलिन, अगेन स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ये सारी चीजें होना जरूरी है। एंड ये जो सारा इंटरफेस है, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज फॉर माइटोसिस, ठीक है। अब आपको याद रखना है, जीवन फेज से ना कुछ सेल्स बाहर निकल जाते हैं, उनको प्रोलिफरेशन करना बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे जीवन फेज है, ओके, वहां पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कुछ सेल्स हैं वो बोलती हैं मैं प्रोलिफरेट नहीं करूंगी, मुझे डिवाइड होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डॉटर सेल्स नहीं बनाना, मैं जिंदा तो रहूंगी लेकिन डिविजन नहीं करूंगी। उसका मतलब है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो डिवाइड नहीं करती, लेकिन उसका मन है, मतलब जब उसका मन बने वापस कि हाँ मैं G0 से वापस G1 बनूंगी तो वो हो सकता है, इट इज रिवर्सिबल। Okay, so some of the cells which do not want to proliferate, they move away from the G1 phase. We call them as G0 phase. उनको हम G0 phase कहते हैं या फिर क्विसेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है। फिर कभी उनका मन बना कि हाँ भाई अभी मैं डॉटर सेल्स बनाऊंगी, मैं प्रोलिफरेट करूंगी, तो वो वापस आ भी सकते हैं। बट वो मरे नहीं है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो बस होते हैं बट डिवीजन में भाग नहीं लेते, ठीक है। बेचारे अब क्या ही करें, होते हैं ऐसे भी कुछ, ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव तो नहीं होते। अब जो मैंने आपको समझाया ना वो यहाँ पे पीपीटी में लिखा है, बस आप देखते जाओ, मैं इसको भगाते जाती हूँ। सेल साइकिल हैज टू बेसिक फेजेस, मैंने बताया ना, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में कौन आता है, हाँ अभी याद रखो, इंटरफेज ना बेटा 95% ऑफ ड्यूरेशन ले लेता है, इंटरफेज 95% ड्यूरेशन ले लेता है, बट एम फेज सिर्फ 5% लेता है।
ओके, एम फेज 5% लेता है, इंटरफेज 95% लेता है। एंड इंटरफेज में 3 स्टेजेस है, G1 S G2। ओके, G1 को आप गैप 1 भी कह सकते हो। ओके, गैप 1 एंड S को सिंथेटिक, या फिर ग्रोथ फेज भी कह सकते हो। गैप 1 भी कह सकते हो, ग्रोथ फेज भी कह सकते हो, ठीक है। एंड देन G1 फेज में क्या खिचड़ी पक रही है, हाँ ये देखो, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। और ये कब हो रहा है, आपने देखा है ना। सो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, मतलब एस फेस और माइटोसिस के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, वही चीजें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। देन एस फेस, एस फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड। मैंने बताया प्लॉइडी नहीं बदलती, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर 1 है तो हैप्लॉइड है, सेंट्रोमियर 2 है तो डिप्लॉइड है। क्रोमैटिड चाहे 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, डजेंट मैटर, ठीक है। चलो, तो अब आपको ये चीजें याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे वही समझाया जो वहां पे समझाया था ना, वही चीज यहाँ पे भी समझाई है मैंने। प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होती, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। देखो यहाँ पे, ओके, प्लॉइडी सेम है, दोनों डिप्लॉइड है, बट यहाँ पे 2C से 4C बन गया। अब जिन लोगों को सी क्या है नहीं पता, बेटा क्रोमैटिड के नाम पे तुम याद रखो, ठीक है। अगर 2 क्रोमैटिड है तो 2C। अब देखो यहाँ पे 4 क्रोमैटिड है, मतलब 2 सिस्टर सेल्स है यहाँ पे, फिर यहाँ 2 है तो 4 हो गए। बट प्लॉइडी कितनी है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, ठीक है। 2n क्यों, क्योंकि 2 सेंट्रोमियर है ना। अगर 1 सेंट्रोमियर होता तो वो हैप्लॉइड होता। इतना तो मेरे बच्चे चालाक है, ठीक है। चलो, तो G2 फेज में भी ये सब चीजें हो रही हैं, मैंने ऑलरेडी बता दी ये सब चीजें। हाँ, अब जो एक्चुअल डिवीजन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एम फेज में हो रही है, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सम सिवल सेल्स जो डिवाइड होने हैं, नहीं होने वाले हैं। हाँ, एक क्विसेंट स्टेज भी मैंने बताया, द सेल्स दैट डू नॉट वांट टू डिवाइड फर्दर, मतलब उनको आगे जाके प्रोलिफरेट नहीं करना, वो ऐसे सेल्स वो निकल के इनएक्टिव स्टेज में हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी नॉट स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज। ओके, वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बट वो उनको डिवाइड करने का मन नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है, आंसर करो। इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, इजी क्वेश्चन है, अगर जिस किसी बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया तो ख्वाब में आके ना हॉन्ट करूंगी, गुमनाम है कोई। ओके, एस फेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ने आंसर कर दिया। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज क्विसेंट स्टेज, अभी अभी बताया भाई, अभी अभी बताया। बी, जी नॉट। यस, JNV, जी, 12th बॉयज। अरे रे रे रे, गुड। नाउ, interphase includes all of the following except, interphase includes all of the following except, हाँ वेरी गुड, एनाफेज। बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं, आगे चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना टफ रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा माइटोसिस, ओके। अब माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। बेटा ये इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब यहाँ पे जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर है वही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। एंड माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, मैंने बताया आपको हर जगह पे होता है। अब माइटोसिस के बेटा 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो अब चलो हम एक एक फेज को देखते हैं, ओके। तो प्रोफेज में क्या होता है, सारे माइटोसिस में सबसे लंबा वाला जो फेज है ना वो प्रोफेज ही है, ठीक है, ये प्रोफेज है। तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे लिखा इट फॉलोज द एस फेज एंड, हाँ हो गया, इन द एस फेज एंड G2 फेज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इंटरवाइंड। हाँ भाई हो गया, तुम प्रोफेज की कहानी तो सुनाओ। हाँ चलो आ गए हम लोग प्रोफेज की कहानी में, ओके। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो भी क्रोमोसोम का मटेरियल है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, हर सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का मटेरियल है। अब ना सारा जो क्रोमोसोम के अंदर का जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना, वो हमेशा क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होता है। जब इसको डिवाइड करना होता है तभी ये क्या करता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल में आता है। समझ में आ रहा है आपको, पहले ये कैसा था, ऐसा था, मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क के शेप में था। अब इसको डिवाइड करना है, इसने एम फेस करना है, तो ये अब क्या करेगा, क्रोमैटिन नेटवर्क से ये बनेगा क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ज्यादा से ज्यादा कंडेंसेशन करेगा ताकि क्रोमैटिड्स बने। इसके अलावा क्या होगा, जो सेंट्रोजोम्स बने थे, ओके, जो सेंट्रोजोम्स बने थे, आपको मैंने बताया था ना इंटरफेज में क्या क्या हुआ था, याद है आपको, वहां पे सेंट्रोजोम बने थे, 2 सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो वो जो सेंट्रोजोम्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। अब तुम लिखते जाओ मेरे साथ, सिर्फ मेरा चेहरा मत घूरते रहो। प्रोफेज लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड, कंडेंस हो जाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट साइड पे मूव होने लगते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड पे मूव होने लगते हैं और इनके पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रही है, प्रोफेज में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट लिख लिए, कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या क्या गायब होगा, कुछ चीजें गायब होंगी, क्या गायब होंगी, गोल्गी अपैरेटस गायब हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, ठीक है। क्यों गायब होंगी, क्योंकि अभी एम फेज करना है ना, एम फेज के लिए गायब हो रही है, ठीक है। तो अब एट लास्ट कैसा दिखता है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, देखो ऑपोजिट साइड में सेंट्रियोल्स है, एस्टर है, स्पिंडल फाइबर अभी फॉर्म हो रहे हैं, साथ में क्रोमोसोम है, ओके। कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम, ये आगे जाके और कंडेंस होगा, ठीक है, और कंडेंस ये होता रहेगा, ठीक है। चलो, तो प्रोफेज का कहानी समझ में आ गई आपको। क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, सेंट्रोल्स ऑपोजिट साइड में मूव हो गए, सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो रहे हैं ताकि माइटोसिस हो सके। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, सब खत्म हो जाना चाहिए। जो क्रोमोसोम है वो और ज्यादा कंडेंस होता रहता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब कंडेंस हो रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, साइटोप्लाज्म की कहानी जो थी वो सारी खत्म हो गई। तब क्या बचा है, सेंट्रियोल्स बचे हैं, उसके अलावा बचा है बेटा हमारा क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम आराम से फैलेंगे, मतलब अभी खोल के बैठेंगे ऐसे फैल के, हाँ भाई हमारा ही है, ओके। नेटफ्लिक्स चिल करेंगे, जैसे आप होते हो ना, घर में पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, लैपटॉप में नेटफ्लिक्स डाल लिया और चिल करोगे बैठ के, ऐसे इनका भी ऐसा ही माहौल है कुछ, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स कंडेंस होते रहते हैं, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर निकला था, वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से ऊपर रहने वाला जो प्रोटीन लेयर है उसको अटैच करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन लेयर है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर को अटैच करता है, डायरेक्टली सेंट्रोमियर को अटैच नहीं करता। अब यहाँ पे क्या हो गया मेटाफेज में, ओके, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे लाई हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी जुकाम है भाई, क्या करें, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं सेंट्रोसोम्स, सॉरी सेंट्रियोल से, वो जाके अटैच करेंगे काइनेटोकोर से, ठीक है। मेटाफेज में इतना हो रहा है, क्रोमोसोम्स अलाइन इन द इक्वेटर, ओके, स्पिंडल फाइबर्स दे अटैच टू द काइनेटोकोर, इतना हो रहा है मेटाफेज में। चलो अब एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होगा, अब जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर में सेंट्रल में अटैच हुए थे, सेंट्रल में अरेंज हुए थे, एंड जो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर को अटैच हुए थे, अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे पुल्लिंग काम। अब ये बोलेंगे नहीं नहीं अब झगड़ा हो गया तुम्हारे से, मैं दूर जाऊंगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, मतलब ऊपर वाला काइनेटोकोर जहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, नीचे वाला काइनेटोकोर जहाँ पे दूसरा स्पिंडल फाइबर है, दोनों ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे को पुल करते हैं, ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा। अब ये पुलिंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, हमारा जो एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है ना, तो वो सेंट्रोमियर 2 में डिवाइड हो जाता है, ओके। सेंट्रोमियर एक जो था वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो वीवी शेप देख रहे हो ये वही है, एनाफेज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, पुल करते हैं ताकि जो हाफ क्रोमैटिड्स हैं, ओके, जो अभी कट हुए हैं, जो हाफ क्रोमैटिड्स हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव होने लगे। ये है बेटा एनाफेज। एनाफेज इज अ शॉर्टेस्ट फेज। मेटाफेज के बारे में और एक बात मैं आपको बताती हूँ, मेटाफेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि मेटाफेज में ना क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, ठीक है। चलो देन कमिंग टू टेलोफेज। अब क्या हो गया, एनाफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो गए,
क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो गए, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रोफेज में जो जो गायब हुआ था उसको वापस लेके आओ। क्या गायब हुआ था, गोल्गी अपैरेटस गायब हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, उन सारी चीजों को तुम वापस लेके आओ टेलोफेज में, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। ठीक है, तुम अब क्या किया, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट, ऑपोजिट पोल्स में क्रोमोसोम क्लस्टर को लेके आए, जो क्रोमैटिन फाइबर्स बना रहे हो, मतलब क्रोमोसोम्स बने थे ना, कंडेंस हुए थे प्रोफेज में। सो प्रोफेज में जो कंडेंस हुआ था वो अभी डीकंडेंस हो रहा है कहाँ पे, टेलोफेज के स्टेज पे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस विच इज हैपनिंग ऑपोजिट, प्रोफेज में जो हुआ था उसका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे कंडेंस हुआ था, यहाँ पे डीकंडेंस हो रहा है। ठीक है, वहां पे ऑर्गेनल्स गायब हुए थे, यहाँ पे ऑर्गेनल्स वापस आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज आप याद रखो, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स गायब हो रहे हैं। तो वहां पे जो बन रहा था वो यहाँ पे गायब हो रहा है, वहां पे जो गायब हुआ था वो यहाँ पे बन रहा है। वहां यहाँ मतलब यहाँ मीन्स टेलोफेज, वहां मीन्स प्रोफेज। ठीक है, समझ आ गई कहानी, कुछ डाउट है? अब तुम आंसर करो क्वेश्चंस। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंट का नहीं है, थोड़ा पुराना है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप मुझे बताओ डायग्राम देख के कौन सा मेटाफेज है, कौन सा क्या है। ठीक है बेटा, तुम मेटाफेज को याद कैसे रखोगे, मेटाफेज को याद रखने के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी में बताऊं, क्रोमोसोम इक्वेटर रीजन पे है। एनाफेज को तुम कैसे याद रखोगे, एनाफेज को याद रखने के लिए सारे यहाँ पे ऐसे वी वी शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ये एनाफेज है। ठीक है, टेलोफेज आपको कैसे पता चलेगा, देखो ऐसा एक सेल है, बीच में ऐसे दो बन गए तो ये टेलोसेल है। प्रोफेज कैसे पता चलेगा, एक सेल के अंदर ऐसा एक है, मतलब ये अभी भी हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रहा है आपको, डायग्राम देख के कैसे बताना, ऐसे बताना। तो आप देखते ही बता सकते हो, ये है ना, ये एनाफेज है। ओके, ये एनाफेज है और ये प्रोफेज है। अब प्रोफेज के लिए तुम यहाँ पे देखो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने सिर्फ एनाफेज नहीं दिया, लेट एनाफेज दिया। क्यों लेट, इसलिए मतलब आप देखो ये जो वी शेप के क्रोमैटिड्स है ना, ये सेंट्रियोल्स के बहुत करीब है, ये बहुत करीब है, तो ये लेट एनाफेज है, बस इतना ही। तुम इस पे ज्यादा इतना टेंशन मत लो, लेट एनाफेज एंड देन प्रोफेज। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस क्या है, अब आपने न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया, दैट टिल नाउ यू हैव डन कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में आपने क्या किया, इंटरफेस G1 S G2, फिर एमफेस किया, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब तुम क्या करने जा रहे हो, सेल को डिवाइड कर रहे हो, दैट मींस जो भी आपके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको इक्वली दोनों बच्चों में बांट रहे हो। अब ये प्रोसेस कब होगा, जैसे टेलोफेज अभी खत्म हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी शुरू हो जाता है। टेलोफेज की बिगिनिंग में साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो साइटोकाइनेसिस है ये डिफरेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। एनिमल्स में ये बनाता है क्लीवेज फर्रो, प्लांट्स में बनाता है सेल प्लेट। ठीक है, तो क्लीवेज फर्रो इज अपीयर्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सेल है, अब धीरे 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 ये क्या हो गया, ये कार्योकाइनेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे कंप्लीट कार्योकाइनेसिस होके ये टेलोफेज बन रहा है। ओके, टेलोफेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेज फर्रो बन रहा है, तो इट ग्रेजुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल का, ये डीपन होते जाता है, जॉइंट्स इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये होते 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 धीरे धीरे करके इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, डिवीजन होगा सेल का इन एनिमल सेल विच इज क्लीवेज फर्रो। ठीक है, ये एनिमल्स में होता है। अब प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट है, क्या होता है, वेसिकल्स होता है ना गोल्गी बॉडी के, आपको पता है, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा है, तो गोल्गी बॉडी में बेटा वेसिकल्स होते हैं। तो वो वेसिकल्स क्या करेंगे, अब जो टेलोफेज स्ट्रक्चर था ना, वहां पे बीच में ऐसे करके वेसिकल्स जमने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये वेसिकल क्या करेंगे, ये बीच में अरेंज हो जाते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दे स्टार्ट टू ग्रो आउटवर्ड्स, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। अभी वेसिकल्स ग्रो करते 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 बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे वेसिकल्स फ्यूज होते 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 इवेंचुअली यहाँ पे वो फ्यूज करके सेल प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। जब ये सेल प्लेट बन जाता है तो अल्टीमेटली हमको दो सेल्स मिल जाते हैं, दैट मींस साइटोकाइनेसिस हैज कंप्लीटेड टू गिव द टू डॉटर सेल्स फ्रॉम ईच सेल। ठीक है,
तो अब ये क्या होगा, अब ये जो डॉटर सेल से सेल प्लेट बना है, ओके, सो दिस विल टर्न इनटू मिडल लैमेला। बेटा आपको मैंने बताया होगा, मैंने नहीं, आपको सर ने पढ़ाया ना सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे आपको पढ़ाया होगा सेल वॉल के लेयर्स होते हैं, ओके। तो प्लांट्स में जो आप सेल वॉल देखते हो ना, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, तो वहां पे प्राइमरी सेल वॉल होता है, मिडल लैमेला होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। इट इज मेड अप ऑफ हेमोसेल्यूलोज, सॉरी हेमीसेल्यूलोज, ओके, पेक्टिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनसे बनी होती हैं। अब ये जो है सेल प्लेट, ये कहाँ पे अरेंज हो जाता है, ये बड़ा होके मतलब जो सेल प्लेट बना है वो आने वाले डॉटर सेल्स में मिडिल लैमेला में अरेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द साइटोकाइनेसिस। अब एक कंडीशन है आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शायद ये बताया भी होगा, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ाया था, आपको विनय ने पढ़ाया था। कौन सा चैप्टर, 12th का सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा सिंसाइशियल कंडीशन, ओके। तो वहां पे क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होते जाता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, ओके। तो उस केस में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाना, इसको हम कहते हैं सिंसाइशियम कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ये आपको जो कोकोनट का पानी होता है ना पानी, नारियल पानी, तो वो आपको देखने को मिलता है, वो होता है आपका सिंसाइशियम कंडीशन, ओके। तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, राइट, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये बेटा उसका ओवरऑल रिव्यू है, ओवरऑल चीजें हैं माइटोसिस के, ठीक है। तो इंटरफेज हुआ, फिर प्रोफेज हुआ, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बेटा इजी है, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। किसी को रिपीट कर रहे, ये तुम पढ़ लो बेटा, सिग्निफिकेंस तुम पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। अब आते हैं थोड़ा हम चेक पॉइंट्स पे, ठीक है। तो माइटोसिस में बेटा चेक पॉइंट्स होते हैं, 4 चेक पॉइंट्स होते हैं यूजुअली, जहां जहां पे मैंने स्टॉप लिखा है ना, ये चेक पॉइंट्स हैं, ओके। तो चेक पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक बताती हूँ। समझ लो तुम मूवीज में देखते हो ना, मूवीज में क्या देखते हो तुम, अब कोई एक बंदा जा रहा है, वो एक लॉरी जा रही है, लॉरी में ड्राइवर है, उसने कुछ पता नहीं गोल्ड रखा है या कुछ ड्रग्स रखा है, तो ही इज डूइंग सम स्मगलिंग। तो अब क्या होगा, पुलिस को पता है, हाँ भाई इस हाईवे से कुछ ना कुछ तो हमको बरामद होगा, तो वो क्या करेंगे, चेक पॉइंट बना के बैठ जाते हैं, हाँ भाई ये लॉरी वाला आया, हाँ बताओ भाई तुम्हारे पास क्या है, वो चेक करने लग जाते हैं चीजों को, है ना, ताकि सेफ रहे, कम्युनिटी अच्छी रहे, क्राइम कम हो, सारी चीजें। तो ऐसे ही हमारे सेल्स में भी बेटा चेक पॉइंट्स होते हैं। तो अब कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं तुम देख लो। फर्स्ट चेक पॉइंट होता है बेटा जीवन में। तो जीवन में क्या चेक होता है कि जो डीएनए है वो डैमेज्ड है या नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भी एस फेस में क्या होगा, एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब अगर डैमेज्ड डीएनए चला गया तो डैमेज डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर म्यूटेशन हो जाएगा, फिर जेनेटिकली इंपेयरमेंट हो जाएगी, डिसीज हो जाएगा, बहुत कुछ कहानी बन जाएगी। इसीलिए क्या करना होता है जीवन में, सारा जीवन प्रोसेस के बाद एक चेक पॉइंट होता है, मेनली टू चेक द डीएनए इफ इट इज डैमेज्ड और नॉट। एस फेस में जाने के बाद जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसमें कुछ डैमेज है या फिर कुछ अनरेप्लिकेटेड रह गया है, कहीं कुछ म्यूटेशन हुआ है, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों बेटा, डीएनए इज व्हाट, मैंने आपको बताया था ना, डीएनए राजा है, इसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है जो एमआरएनए डिकोड करके निकाल के लेके जाता है ना। तो वो चीज। अब थर्ड चेक पॉइंट कहाँ पे है, वो होता है G2 में। G2 में फिर क्यों देखा जाता है बार बार बेटा, मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो इंटरफेस में जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनका काम यही है कि कहीं डैमेज तो नहीं हो गया डीएनए, कहीं अनरिप्लिकेटेड तो नहीं रह गया। क्योंकि एक बार तुमने एम फेस में भेज दिया क्रोमोसोम को, तो वो आप जिस कंडीशन में भेजे हो उसी कंडीशन में वो डिवाइड करेंगे, है ना, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाने के लिए डिवाइड कर जाएंगे, एम फेस में डिवीजन होता है। तो इसीलिए इतने 3 चेक पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है ताकि डैमेज ना हो डीएनए एंड कहीं पे भी कुछ अनरेप्लिकेटेड ना रह जाए, ठीक है। अब लास्ट में पूरा जो माइटोसिस का मतलब जो एम फेज हो गया, दैट इज पी मैट, हो जाने के बाद लास्ट में एक चेक पॉइंट आता है, वहां पे चेक होता है कि क्रोमोसोम्स में अलाइनमेंट ठीक से है या नहीं, क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन होके डॉटर सेल्स में भी डिवाइड हो गया। अब डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाने के बाद अगर क्रोमोसोम्स में कोई भी थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट रह गई तो भी म्यूटेशन होने की चांसेस है। तो मेनली याद रखो चेक पॉइंट्स इसीलिए होती हैं ताकि डीएनए को चेक कर सके, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज।
ऑलराइट, क्योंकि जेनेटिक, अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी टिक्ड है, चलो कोई नहीं। इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर अट, ओके मैं यहाँ पे डिसअपियर हटा दो, रीअपियर बता रही हूँ मैं। अच्छा तो तुम अभी लिखो रीअपियर, रीअपियर का आंसर दो तुम, ये हटा दो तुम। डी, डिसअपियर होंगे कहाँ पे, माइटोसिस में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे प्रोफेज में, रीअपियर होंगे टिलोफेज में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, याद रखो। अरे चलो, what is the stage of mitosis in which chromosomes are arranged on the equator of spindle? ओके स्पिंडल में, स्पिंडल मतलब जो इक्वेटर में अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, वो कौन सा स्टेज है, ऑलरेडी टिक्ड है, मैंने टिक कर लिया है, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, याद रखो बेटा, मेटाफेज ना बीच में होता है अलाइन, मेटाफेज ना तुम देखते पहचान सकते हो कि हाँ भाई ये मेटाफेज है। ठीक है, चलो अब आते हैं मायोसिस में। बेटा तुम मायोसिस में सिर्फ प्रोफेज 1 में पढ़ाऊंगी, बाकी सारा तो सेम है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 ही एक है जो आपको बताने वाली चीज है। क्योंकि अब तुम देखो, अब जो तुम्हारा 2n से n बन रहा है ना, यही चीज आपको पढ़ना है एक्चुअली, रिडक्शन, क्योंकि n के बाद नॉर्मल n रहेगा। अब ये तो इक्वेशनल रहेगा, ये तो सेम एज माइटोसिस होता है, याद रखो। मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में रिडक्शनल डिवीजन होता है, स्टेप 2 में इक्वेशनल डिवीजन होता है। स्टेप 2 इज डिट्टो सेम एज माइटोसिस, सेम होता है एकदम माइटोसिस का। ठीक है, तो चलो अब मायोसिस कहाँ पे हो रहा है, जर्म सेल्स में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव एरिया में हो रहा है। क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम देखो बेटा, मायोसिस मैंने बताया ना, यहाँ पे मायोसिस 1 मायोसिस 2 होता है। ठीक है, तो इससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अब मैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, सेल प्लेट ग्रोस फ्रॉम, cell plate grows from wall to cells, center to walls, one wall to another simultaneously। अभी मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ मेरे क्लास में पवन और जेएनवी जी बॉयज ही है क्या? दूसरे सारे क्या कर रहे हैं? आस्था क्या कर रहे हैं, कृष्णा क्या कर रहे हैं, विजेंद्रा जेएनवी भावनगर। ओके अच्छा, बी, वेरी गुड वेरी गुड। सेंटर टू वॉल्स, मैंने बताया ना आपको, वेसिकल्स, जो गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, फ्रॉम सेंटर टू द वॉल्स। ठीक है, चलो ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने ही टिक कर लिया समझा के। चलो कोई नहीं, हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम थोड़ा मायोसिस 1 स्टेज में चलते हैं। तो बेटा स्टेजेस ऑफ मायोसिस मैंने बताया आपको, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में हो रहा है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 में इट इज सेम एज इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज मायोसिस। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रोफेज 1। ठीक है, तो चलो, तो प्रोफेज 1 में बेटा 5 फेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, जो भी मतलब ये जो प्रोफेज 1 है ना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपको माइटोसिस ठीक से समझ में आ गया ना, तो तुम मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज तो आराम से क्रैक कर लोगे। प्रोफेज भी इजी है, बस सिर्फ मायोसिस का प्रोफेज 1 में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, वो हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, तो लेप्टोटीन तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, देखो कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है, जैसे माइटोसिस में हुई थी ना, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होती जाएगी। ये कैसे कंडेंस होगी, पहले ये बनेगी पतली लंबी स्लेंडर क्रोमोसोम। ओके, पतली लंबी स्लेंडर क्रोमोसोम बनेगी, फिर कंडेंस होते होते ये ऐसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेप्टोटीन में क्रोमैटिड्स बिकम मोर स्लेंडर एंड कंडेंसेशन होते जाता है, न्यूक्लियस एनलार्ज होते जाता है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, पढ़ो तुम इस क्लास के बाद, तुम जाके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो वहां पे बहुत कुछ लिखा है, बुके स्टेज, वो स्टेज, ये स्टेज, वो तुम पढ़ लो। ठीक है, तुम जाके पढ़ लो वो सब चीजें, बट मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ कि आखिर होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब लेप्टोटीन में हो गया, कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियस बढ़ रहा है। ओके, न्यूक्लियस बढ़ रहा है। अब जाइगोटीन या फिर जाइगोनिमा में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस, और ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर।
ओके, सिमिलर क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, इसको हम कहते हैं सिनैप्सिस विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब तुम देखो बेटा, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, शादी हो रही है। किसकी शादी? सेम टाइप के क्रोमोसोम्स की शादी। मतलब हमारे न्यूक्लियस में तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। अब सारे क्रोमोसोम्स में क्या होगा, वो देखेंगे, हाँ भाई मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो सही है, मेरे लिए इन्हें अच्छा है, मेरे लिए उन्हें अच्छा नहीं है, हम दोनों की मेंटालिटी सेम है, हम दोनों कंपैटिबल है, वो है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चेक हो जाएंगे। फिर बाद में शादी हो रही है। अब जो शादी हो रही है उसका नाम है सिनैप्सिस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, सिनैप्सिस हो रही है। अब पेयरिंग कैसे हो रही है? आपने बताया हाँ मैम शादी होगी, सिनैप्सिस होगी। अब शादी का आप मुझे बताइए कि क्या है, इंडिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनमल कॉम्प्लेक्स। लड़का और लड़की दोनों ने हाथ पकड़ा है, मतलब यहाँ का क्रोमोसोम बगल वाला क्रोमोसोम ने एक पॉइंट पे जाके अटैच हुआ है, उसको हम कहते हैं सिनॉप्टिनमल क्रोमोसोम। अब दोनों लड़का लड़की ने क्या किया, हाथ पकड़ के रखा है। हाँ भाई हम शादी हो रहे हैं, हम दूसरे का हाथ थाम के रखेंगे चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो दैट इज सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। शादी सिनैप्सिस, सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हाथ पकड़ के रखा है। ठीक है, नाउ द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब शादी को सिनैप्सिस कह लिया। अब शादी हो जाने के बाद हम इसको मिस्टर मिस नहीं कहते, अब हम क्या कहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, है ना, नाम बदल गया ना। पहले तो ये था मिस्टर क्रोमोसोम, ये मिस क्रोमोसोम थी। अब दोनों क्या बन गए, दोनों शादी हो गए ना, अब ये मिस्टर एंड मिसेस हो गए। तो ऐसे ही आफ्टर सिनैप्सिस इन पेयर्ड क्रोमोसोम को बेटा हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। शादी हो गई, दोनों अब साथ रहते हैं, ऐसा थोड़ा कंपेयर करके पढ़ो, याद रहता है इसीलिए। तो मैं समझ समझो मैम कितना इतना सब बोल रहे हैं बेटा, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलो अभी ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। अब हर एक पेयर है बना है ना हमारे पास, होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक एक पेयर बना है, तो उस पेयर का बेटा हमने नाम दे दिया बाइवेलेंट। ओके, शादी हो गई, दोनों को नाम भी दे दिया मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर मिसेस को होमोलॉगस कह लिया। अब शादी होने के बाद एक कपल बन गया ना। अब यहाँ पे होमोलॉगस में तुम लिख सकते हो हाँ मिस्टर मिसेस। अब लेकिन तुम बाइवेलेंट को क्या कहोगे, बाइवेलेंट को कहोगे कपल, कपल। ठीक है, मतलब दोनों मिलके एक कपल बन गए ना, तो इसको ऐसे याद रखो। तो अब क्या क्या हो रहा है, जाइगोटीन में शादी हो गई, हाथ पकड़ लिए, सिनैप्सिस, सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, शादी हो जाने के बाद दोनों को मिस्टर एंड मिसेस कहते हैं। अब वो बैचलर नहीं रहे, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम बन गए पेयरिंग होने के बाद। अब इनको हम कहते हैं कपल। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं पैकेटीन में। तो पैकेटीन में आपको क्या याद रखना है, ओके, पैकेटिंग भी थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज है। ठीक है, तो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स स्प्लिट इनटू सिमिलर क्रोमैटिड्स, दिस स्टेज इज कॉल्ड टेट्राड। ओके, अब वो टेट्राड बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैकेटिंग में याद क्या रखना है। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको एक कपल का एग्जांपल लिया था, वैसे ही तुम एक बहन बहन का भी एग्जांपल दे सकते हो। देखो मैंने लास्ट क्लास में संजना रंजना का एग्जांपल लिया था, बट अब एक्चुअली हमने शादी की है तो शादी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हुई थी ना हमारे पास, ओके, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ था, ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब आपको क्या देखना है, अब एक पेयर है हमारे पास, यहाँ पे दूसरा पेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, तो दो पेयर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, पैकेटीन में बेटा होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर। क्या क्रॉसिंग हो रहा है, एक क्रोमोसोम का डीएनए दूसरे क्रोमोसोम के डीएनए के साथ मिक्स हो रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है, इन्होंने जो शादी की है ना लोगों ने, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। सिर्फ हाथ थामे थे तो सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स था, अब इन्होंने क्या किया, हाथ को एक्सचेंज ही कर लिया। तेरा हाथ मेरे पास, मेरा हाथ तेरे पास। समझ में आ रहा है, मेरा हाथ तेरे पास, तेरा हाथ मेरे पास। मतलब क्या समझ रहे हैं ये लोग, ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमारा प्यार को पक्का कर रहे हैं, मतलब प्यार की निशानी बिठा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। तेरा हाथ को काट के मेरे पास दे दिया, मेरा हाथ को काट के तेरे पास दे दिया, तो इसको हम कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द वेरिएशन, आगे जाके वेरिएशन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। मैंने वहां पे बताया था दो एंजाइम, साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, वो जेनेटिकली मॉडिफाई होने वाले एंजाइम्स थे, बट ये जो एंजाइम है ये रिकॉम्बिनेशन में हेल्प कर रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर में हेल्प कर रहा है, ये रिकॉम्बिनेज है।
ठीक है। अब जो दो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बने थे, इनके बीच के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बेटा सिस्टर क्रोमैटिड कौन है? अभी देखो ये एक है हमारे पास क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। अब इसके बगल में दूसरा क्रोमोसोम है, अब ये दो सिस्टर क्रोमैटिड है। अब नॉन सिस्टर मतलब इने और इने, मतलब ये दोनों, अब ये दोनों मतलब ओके, इन दोनों के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन। तो ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड हुआ, कहां पे? पैकिटीन में। कमिंग टू डिप्लोटीन, अब क्या हो गया? हाथ को तो एक्सचेंज कर लिया, मेरा हाथ तेरे पास, तेरा हाथ मेरे पास, करने के बाद क्या हो रहा है? ये थोड़ा दूर जाते हैं। कौन? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो बने थे, अब ये थोड़ा दूर जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी दूर चले गई, लेकिन हाथ तो अभी ऐसे ही है। अभी एक्सचेंज तो हुआ है, लेकिन अभी अलग नहीं हुए हैं। अब अलग नहीं हुए हैं तो दूर जाने के बाद भी जो हाथ साथ साथ में है, ये एक्स शेप का फॉर्मेशन बनाता है। तो उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कयास्मेटा। तो कयास्मेटा कहाँ पे बन रहा है? डिप्लोटीन में बन रहा है। इसका दूसरा नाम है डिप्लोनिमा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे तुम देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स, मतलब जो अटैचमेंट हुआ, फिर अटैचमेंट से रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो वो क्या होता है? डिसोल्यूशन होने स्टार्ट होता है, मतलब दूर हो जाने को शुरू होता है। तो रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो दूर जाने लग जाते हैं, एक्सेप्ट जहां पे वो हुआ है ना रिकॉम्बिनेशन, वहां को छोड़ के वो एक्स शेप में अपीयरेंस देता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स शेप अपीयरेंस। इसके अलावा बाकी जो सिनॉप्टिनल कॉम्प्लेक्स है, ये भी कट जाएगा, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, डिसोल्यूशन हो जाएगा, सिनॉप्टिनल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन हो जाएगा, सिर्फ ये एक्स शेप में दिखेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो, लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज वन इज डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन मतलब खत्म होना। तो अब जो हमारे पास तेरा हाथ मेरे पास, मेरा हाथ तेरे पास होके भी अटैच्ड था ना, कैस्मेटा एक्स शेप का कैस्मेटा जमा था, तो वो एक्स शेप का कैस्मेटा भी अलग हो रहा है। अब इन्होंने क्या कहा? अब भरोसा हो गया, अब मुझे पता है तू मेरा पैर है ना, ओके, अब तुम मुझे धोखा नहीं देगा, अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अब तेरा हाथ मेरे पास है, अब तूने मेरा भरोसा जीत लिया, अब तोड़ना नहीं, देखो तोड़ना नहीं। तो मेरा हाथ उसके पास, उसका मेरा हाथ देने के बाद अलग हो गए। अभी ये थोड़ा फ्री हो गए, समझो क्या है, शादी भी हो गई, भरोसा भी जीत लिया, अब ये फ्री हो गया, अब वो भी काम पे जा रहा है, ये भी काम पे जा रही है, दोनों के पास ट्रस्ट है, कपल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल स्टोरी टाइप मैंने आपको दिया है याद रखने के लिए। तो कैस्मेटा खत्म होता है, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज वन भी तो आना है, तो मेटाफेज के लिए जितना भी अगर बच्ची कुची कसर है कंडेंसेशन में, तो वो पूरी हो जाती है और डिसअपियर होंगे। कौन? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक माइटोसिस। ठीक है, चलो, तो उसके बाद मेटाफेज में भी वही होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर को अटैच करते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा? अगेन पुल करेंगे। अब आपको एक चीज याद रखना है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। तो मायोसिस का सेकेंड स्टेज तो सेम है माइटोसिस का, एकदम सेम, बट मायोसिस वन में देखो तुम, मैंने वहां पे आपको एग्जाम्पल क्या दिया था? मेटाफेज ऐसा था, अरे मेरा ये पेन टैब ना ऐसा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था? एक क्रोमोसोम के बीच में से डिवाइड होके क्रोमैटिड्स अलग हो रहे थे, ऑपोजिट साइड में पुल हो रहा था, ये माइटोसिस में हो रहा था। बट यहाँ पे देखो तुम, ये मायोसिस में क्या हो रहा है? दो क्रोमोसोम्स ही अलग हो रहे हैं, मतलब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम बने थे ना, होमोलॉगस की जो क्रोमोसोम की पेयरिंग बनी थी, अभी अलग हो रहे हैं। ओके, एक पेयर ऊपर, सॉरी, एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है, दूसरा क्रोमोसोम नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो पेयरिंग हुई थी ना होमोलॉगस क्रोमोसोम की, वो एक क्रोमोसोम ऊपर दूसरा नीचे ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी रिकॉम्बिनेशन हो गया, फिर अब ये क्या होंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ओके, देन उसके बाद ये टेलोफेज होगा। तो अब जो जो भी डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो रीअपियर होगा, सारी चीजें होंगी। अब आपको क्या याद रखना है? मियोसिस वन के बाद जब मियोसिस टू होता है, तो फिर से इंटरफेज नहीं होता, फिर से इंटरफेज नहीं होता। यहाँ पे एक दूसरा एक शॉर्ट स्टेज होता है, इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ओके, तो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन भी फिर से नहीं होगी। जो एस फेस में हुई थी ना मियोसिस से पहले, जो एस फेस में रेप्लिकेशन हुई थी, वही रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि हो गया ना, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो अभी हमको जरूरत नहीं है कुछ भी ज्यादा बनाने की। ओके, क्यों? क्योंकि जितना क्रोमोसोम नंबर है, वही क्रोमोसोम नंबर या फिर क्रोमोसोम अमाउंट रिटेन होगा मियोसिस टू में।
तो इसीलिए डीएनए भी रेप्लिकेशन नहीं होगा, इंटरफेज नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा फेज आता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया ना आपको M2 वो सेम है माइटोसिस से, एकदम सेम, डिट्टो सेम, कुछ भी आपको मतलब बदलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये लास्ट है, ये देख के हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। आई नो आई हैव टेकन एक्स्ट्रा टाइम, बट क्या करें बेटा। ओके, सो माइटोसिस सोमैटिक सेल, meiosis जर्म सेल, न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, यहाँ पे हैप्लॉयड होते हैं। फ्रीक्वेंटली होता है, लेस फ्रीक्वेंटली, क्यों? क्योंकि सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। ठीक है, डॉटर सेल्स फॉर्म सोमैटिक, यहाँ पे फॉर्म गैमेट्स। ठीक है, तो ये सब तुम देखते जाओ तो सेम चीजें आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड इन डॉटर सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर मायोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो 2 क्वेश्चन करके निकलते हैं, हो गया। आई नो बच्चे सब निकल गए। 2 क्वेश्चन बेटा। ओके, क्रोमोसोम सिनेप्सिस और बाइवेलेंट फॉर्मेशन अक्कर्स इन। सिनेप्सिस कहाँ पे हो रही थी, शादी कहाँ पे हो रही थी? वेरी गुड वेरी गुड, जाइगोटीन में हो रही थी शादी, है ना? जाइगोटीन में शादी हो रही थी। ओके, द सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स, द सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स between homologous chromosome in zygote stage composed of DNA and protein, all of the above. Very good, all of the above. मतलब homologous chromosomes के बीच में होगा, zygote स्टेज में होगा, डीएनए और प्रोटीन दोनों रहेंगे। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन है, find the correctly matched pairs and choose the correct option. zygote pairing of homologous chromosome, पैकेटीन तुम देख लो, अभी तुम मुझे आंसर बताओ। यस, 2 लोग ही बचे हैं, पवन एंड ओके। बी, डी और बी, अच्छा बी, बी लिखे हैं, अच्छा बी, हाँ हाँ बी करेक्ट आंसर है। ए, ओके, तो ये जो है आपको करेक्ट देखना है, ए वाला ठीक है एंड डी वाला ठीक है। आपने देखा होगा पैकेटीन में डिसोल्यूशन नहीं होता, डिसोल्यूशन डिप्लोटीन में होता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम फॉर्मेशन बेटा जाइगोटीन में होता है, तो ए एंड डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सी यू टुमारो। कल प्लांट फिजियो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। चलो बाय बाय। व्हाट इज एपिजीनोम? एपिजीनोम बेटा मैंने कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है। आई थिंक आई फॉरगॉट। मैं आपको कल कल की क्लास में बताऊं, मैंने सुना है बट मैं कंफ्यूजन स्टेट में नहीं बताना चाहती आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Thank you for patiently listening to the class. I have to stop recording. Thank you so much. कल मैं बताऊंगी बेटा एपिजीनोम।